हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनिल गुप्ता। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको दिसंबर 2023 के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के पेपर का सॉल्यूशन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करने में कंजूसी करी हुई है, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा, जिससे कि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो का लुत्फ उठा सकें। साथ में अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो भाई लाइक कर दीजिएगा, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। अगर आपने मैथमेटिक्स में वीडियो को स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x square 2 minus x xy dy dx एंड हेंस इवेल्युएट। यानी कि हमें क्वेश्चन जो है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से पूछा गया है, जिसमें हमें इसकी लिमिट भी निकालनी है और साथ में हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि उसका ऑर्डर क्या चल रहा है। इसी का सेकंड क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गामा माइनस 3/2। जब भी अगर ऐसा कोई सिंबल अगर हमारे सामने आता है तो उसको बोलते हैं हम गामा, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। तो गामा माइनस 3/2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसी का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, इवेल्युएट 0 to 1 एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 dx, जो कि हमें किसी टॉपिक का नाम नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है बीटा से रिलेटिव, बीटा फंक्शन से रिलेटिव है। यानी कि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 2 से पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा 7 मार्क्स का आया हुआ है और ये भी क्वेश्चन मेरा 7 मार्क्स का आया हुआ है। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स का होगा और दूसरा क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये यूनिट 2 जो है हमारे पास 14 मार्क्स की इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछी गई। आइए इसको अब सॉल्व करें कि इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जब भी अगर हमें चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पहले हमें ये चेक करना होता है क्या ये जो ऑर्डर हमें दिया हुआ है ये सही दिया है कि नहीं दिया। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑर्डर सही दिया है कि नहीं दिया हुआ। अब देखो, ध्यान से देखो, ये लिमिट आपको कौन से वेरिएबल में दिखाई दे रही, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास वेरिएबल एक्स में दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट वाई की है। ठीक है, अब इसके अपोजिट में जो लिमिट हमें दिखाई दे रही है वो किसी वेरिएबल में दिखाई नहीं दे रही। ये लिमिट हमारे पास, अगर ये y की लिमिट है तो ये हमारे पास x की लिमिट होगी। तो हमने क्या देखा कि पहली लिमिट x की है और दूसरी लिमिट y की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये dy dx ना होकर ये हमारे पास होना चाहिए dx dy। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि भाई हमारे पास ऑर्डर सही दिया है कि नहीं दिया। तो जो ऑर्डर हमें dy dx दिया हुआ है वो हमारे पास एक्चुअली dx dy है। पहला पॉइंट क्लियर है। तो हमने सबसे पहले इसके ऑर्डर को हमने सही करके लिखा। तो हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to 1 x स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स एक्स वाई dx dy। समझ में आ गया। अब हमारा काम ये है कि इस dx dy को हमें चेंज करना है dy dx। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो dx dy लिखो या dy dx लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं भाई, फर्क बहुत कुछ पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डबल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं और डबल इंटीग्रल में इसका बहुत फर्क पड़ता है। यदि अगर हमारे पास dx dy होता है तो ऐसी कंडीशन में हमें अपनी स्ट्रिप लेनी पड़ती है पैरेलल टू y एक्सिस। क्या लेनी पड़ती है? पैरेलल टू y एक्सिस। और यदि अगर इसको चेंज करना है dy dx में, तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रिप जो होगी पैरेलल टू x एक्सिस चलेगी। और ये स्ट्रिप इस प्रकार से ली जाती है कि ये जितने भी हमारे पास कर्व बन के आते हैं उन सबको ये कवर करे। किसी किसी क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिप लेनी पड़ती है, किसी किसी क्वेश्चन में हमें 2 स्ट्रिप लेनी पड़ती है, किसी किसी क्वेश्चन में 3 स्ट्रिप भी लेनी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन में आप ये पहले पहचान लो कि क्वेश्चन में dy dx होना चाहिए कि dx dy होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो अब हम जाते हैं कि अब हम इन लिमिट के बेसिस पे अपना डायग्राम बनाएंगे। अब जो लिमिट हमें दी हुई है इस लिमिट के बेसिस पे हमें डायग्राम बनाना है। तो देखो, पहली ये लिमिट हमारे पास जो दी हुई है, जो हमारे पास x की लिमिट दी है, तो पहली लिमिट हमारे पास क्या दी हुई है? 0 से 1। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 दे रखा है, तो x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। क्या होता है? x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। दूसरी तरह की x इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कर रही है? पैरेलल टू y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है।
तीसरा हमारे पास दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि ये इक्वेशन हमारे पास पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा और जो ओरिजिन से जाएगा। ठीक है। तीसरा फोर्थ पॉइंट हमारे पास है 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स वाई बराबर, तो वाई इक्वल टू, अगर 2 माइनस एक्स अगर मुझे दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x अपॉन 2 वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 होगा। और ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर दिए कि वो स्ट्रेट लाइन जो कि हमारे पास x एक्सेस पे 2 इंटरसेप्ट और y एक्सेस पे 2 इंटरसेप्ट कट करेगी, यानी कि दोनों पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। और x एक्सेस पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 0 और y एक्सेस पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 2। तो इन 4 पॉइंट के बेसिस पे हम अब यहाँ पर एक रफ डायग्राम यहाँ पर स्केच करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये कर्व जो है आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 1 का अगर हम निकालना चाहें तो देखिए, अगर मैं इस x इक्वल टू 1 को अगर यहाँ पे रखूंगा तो y इक्वल टू 1 मिलेगा, और इसी x इक्वल टू 1 को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो y इक्वल टू 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों कर्व जो है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट होगा मेरे पास 1 1। आ गया बात समझ में? तो तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, इनका रफ डायग्राम बनाते हैं। अब रफ डायग्राम क्या होता है वो समझते हैं। देखो ये पहला मेरे पास जो है, ये जो हमारे पास पहली लाइन जो जा रही है, ये मेरे पास पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करे तो इसका उसका पूरे का जो एरिया होगा, इसके ऊपर वाला एरिया हमारे पास कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरी लाइन मेरे पास जा रही है x अपॉन 2 वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास ये वाली लाइन जा रही है, तो ये वाली लाइन हमारे पास ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है x अपॉन 2 y अपॉन 2 इक्वल टू 1 को हमारी ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। तो इसका एरिया जो होगा पूरा हमारा ओरिजिन के टूवर्ड्स ओरिजिन होगा हमारे पास। अब तीसरा हमारे पास इसमें जो है x इक्वल टू 1, क्योंकि हमने बोला कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पर होगा। अब हमने देखा कि तीनों का हमने यहाँ पर निकाला। अब हमारे पास लाइन का जो एरिया होगा वो इस साइड अपना ओरिजिन पे होगा, पैराबोला का ऊपर की तरफ होगा और x प्लस वाई इक्वल टू का ये होगा। तो हमारे पास कॉमन एरिया, ये वाला कॉमन एरिया मेरे पास आ जाएगा, ये वाला मेरा कॉमन एरिया आ जाएगा। ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने स्टेप लिखी, क्योंकि हमारे को dy dx में कन्वर्ट करना है, तो हमने अपनी स्टेप पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस हमने यहाँ पर ले ली। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस ले ली। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये होगा कि हमने पहली स्टेप ये ली, तो ये स्टेप हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमने यहाँ पर ये हमारे पास x इक्वल टू 0 और पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कवर कर रही है। ठीक है, लेकिन ये x प्लस वाई इक्वल 2 को कवर नहीं कर रही। अब हमने दूसरी स्टेप ली जो कि x इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल 2 को रिप्रेजेंट कर। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में मुझे दो स्टेप लेनी पड़ेगी, जो कि मेरे पास एक होगी एरिया एम एल बी एम के लिए और दूसरी होगी ओ एल एम ओ के लिए। तो ऐसे करके मेरे पास दो स्टेप बनेगी। अब समझते हैं, पहले हमने लिया इन द रीजन R1 ओ एल एम ओ। अब हमारी स्टेप क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर हमारी स्टेप पैरेलल टू एक्सिस है तो ये स्टेप कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है, तो वो हमारी कहलाएगी एक्स की लिमिट इन टर्म्स ऑफ वाई। अब जैसे कि हमने देखा कि ये स्टेप हमारी स्टार्ट हो रही है इस वाले पॉइंट पर, और ये पॉइंट हमारे पास का x इक्वल टू 0 का है और खत्म हो रही है इस पैराबोला पे। पैराबोला पे मेरे पास x की जो वैल्यू जो है यहाँ से अंडर रूट वाई मिलेगी, तो मेरे पास x की लिमिट होगी 0 टू y। इसी प्रकार अगर मुझे y की लिमिट निकालनी है तो y की लिमिट निकालने के लिए मुझे यहां से लेकर यहां तक कवर करना पड़ेगा, और यहां पर y की लिमिट है 0 और यहां पर y की लिमिट है 1। तो इसका मतलब ये निकला कि मेरे पास इस समय जो लिमिट होगी वो मुझे मिलेगी 0 टू 1 और 0 टू अंडर रूट वाई एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब बात करते हैं सेकेंड रीजन के अंदर। अब सेकेंड रीजन में देखो एम एल बी ओ एम एल बी एम, हम किसकी बात कर रहे हैं, एम एल बी एम की बात कर रहा। एम एल बी में कहां से आ रही है, एक्स इक्वल टू 0 से आ रही है, कहां तक जा रही है, इस लाइन तक। और ये लाइन किसकी है, इसकी है। तो यहाँ पे y की लिमिट कितनी मिलेगी, y इक्वल 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास x की लिमिट हो गई 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स।
अब ये हमारे पास हमें किसकी लिमिट निकालनी है, y की लिमिट निकालनी है। तो y की लिमिट क्या निकालेंगे हम, यहां से लेकर यहां तक जाएंगे। तो y कितना मतलब 1 से 2, तो यानी कि y की लिमिट हमारे पास हो गई 1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 2। तो हम इस प्रकार से y की लिमिट निकाल सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं 1 to 2 0 to 2 माइनस 1। यानी कि हमारे पास ओवरऑल जो हमारा इंटीग्रेशन हो गया वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक हो गया मेरे पास I1 के अंदर और एक हो गया I2 के अंदर, जो मैंने लिख दिया। ये मैंने चेंज कर लिया। अब मेरा काम ये है कि इसको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे, तो पहले हम करेंगे भाई x के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर ये लिमिट हमें y वेरिएबल में दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि हमें पहले इंटीग्रल करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। x का इंटीग्रल होगा x स्क्वायर y अपॉन 2, लिमिट पुट करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वाले में भी हम करेंगे, तो y x करेंगे तो x स्क्वायर y अपॉन 2 मिलेगा, लिमिट पुट करेंगे तो y 2 माइनस y का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि अब y के लिए बचा हुआ था, अब इसको करेंगे y के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, y क्यू अपॉन 3, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 0 to 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 6 मिल जाएगा। इसमें हमने 2 माइनस y के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया और y का अंतर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4y प्लस y क्यू माइनस 4y स्क्वायर मिलेगा। और इसको हमने फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दिया, तो 2y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 3 y क्यू मिलेगा। अब हम लिमिट रखेंगे एक बार y के 2 और एक बार रखेंगे 1। तो लिमिट दोनों अगर हमने यहाँ पर रखी तो कितना मिलेगा, 2 अपर माइनस लोअर रख रहे हैं, यानी कि y क्यू मिला तो 8 माइनस 1 हो जाएगा। फिर 1 अपॉन 4 16 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 3 8 माइनस 1। इस प्रकार से इन सबको अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 3/8 हमें सॉल्यूशन मिला है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई हमने ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया है। अब इसी का हम यहाँ पर बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमें दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा माइनस 3/2। गामा माइनस 3/2 की वैल्यू को हमें यहाँ पर इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन का हम यूज करेंगे, गामा एन प्लस 1 इक्वल टू होता है एन गामा एन, और गामा एन को हम लिख सकते हैं गामा एन प्लस 1 अपॉन एन। अब इसमें हम एन इक्वल टू पहले माइनस 1/2 रखेंगे, तो गामा माइनस 1/2 मिलेगा, माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2। गामा माइनस 1/2 प्लस 1 होता है मेरे पास गामा 1/2, और गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो रूट पाई कहलाती है ना, क्या कहलाती है, रूट पाई। तो पहला आंसर आ गया -2 रूट पाई। लेकिन हमें गामा माइनस 1/2 नहीं निकालना, हमें निकालना है गामा माइनस 3/2। अब क्या करेंगे, फिर से इसमें हम एन की वैल्यू अब रख देंगे -3/2। क्या रख देंगे, -3/2 रख देंगे। तो -3/2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, गामा -3/2, गामा -3/2 प्लस गामा -3/2 होता है गामा -1/2, और जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली -2 रूट 3। तो हमारे पास हो गया 4 रूट 3 अपॉन 3। तो इस प्रकार से हम गामा -3/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमसे किसी क्वेश्चन में गामा -5/2 अगर हमें निकालना है, तो पहले हमें -1/2 निकालना पड़ेगा, फिर -3/2 निकालना पड़ेगा, और फिर -5/2 आपका निकल कर आएगा। अब हमें नेक्स्ट निकालना है हमको इंटीग्रल 0 to 1 x क्यूब 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5। देखिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस लॉजिक का यूज करना पड़ेगा जो बीटा की डेफिनेशन होती है। क्या होती है बीटा की डेफिनेशन, 0 to 1 एक्स टू दी पावर -1 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1। तो हमने इस 3 को लिख दिया है 4 -1 और 5 को लिख दिया है 6 -1। तो हमारा हो गया बीटा 4 6। अब बीटा और गामा में होता है रिलेशन, तो हमने लिख दिया गामा 4 गामा 6 अपॉन गामा 4 प्लस 6। गामा 4 को लिख सकते हैं फैक्टर 3, गामा 6 को लिख सकते हैं फैक्टर 3, और गामा 10 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9। 3 को हमने लिख दिया 3 इंटू 2, 5 को हमने 5 लिख रहे थे, 9 को लिख दिया 9 8 7 6। इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो गया, गामा 5 से गामा 5 कैंसिल हो गया, 1/987 को लिख सकते हैं 504। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको ये सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं, मुझे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी अगर आपकी क्वारी है, तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।